सोचिए साल है 2026, महीना मार्च का, और अचानक पूरी दुनिया एक जबरदस्त ऊर्जा संकट की चपेट में आ जाती है। एक ऐसा संकट जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को सचमुच हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संकट पैदा कैसे हुआ और इसके असर कितने गहरे थे। 70%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी थी। जरा सोचिए, सिर्फ एक महीने के अंदर यूरोप में नेचुरल गैस के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए। ये तो बस आने वाले तूफान का पहला संकेत था। और इस पूरे संकट की जड़ें थीं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में। आप इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन समझ सकते हैं। और जब ये रास्ता बंद हुआ तो टैंकर ट्रैफिक लगभग ठप पड़ गया और ग्लोबल सप्लाई चेन में कह सकते हैं हाहाकार मच गया। तो चलिए इस संकट की गहराई में उतरते हैं। आखिर हुआ क्या था जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, और इसका फौरन असर क्या देखने को मिला? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, इसे आप ग्लोबल इकोनॉमी की एक बहुत ही जरूरी नस मान लीजिए। दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। अब जाहिर है, जब ये नस ब्लॉक होगी तो इसका दर्द पूरी दुनिया को महसूस होगा ही। नतीजा, मार्केट में फौरन एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें मानो आसमान छूने लगी, और इससे ट्रेडर्स और सरकारें दोनों ही हैरान परेशान हो गई। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, हर एनर्जी क्राइसिस एक जैसा नहीं होता। इस वाले संकट के ना दो अलग अलग चेहरे थे। एक था तेल का और दूसरा गैस का। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या था। तो सवाल यह है कि जब कोई पाइपलाइन ब्लॉक होती है तो इसका हमारी इकोनॉमी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में मतलब क्या होता है, क्योंकि तेल की कमी और गैस की कमी, इन दोनों का असर बहुत बहुत अलग होता है। इसे ऐसे समझिए, तेल की कमी का असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, मतलब फैक्ट्रियों से लेकर हमारी गाड़ियों तक, सब पर। लेकिन गैस की कमी, इसका असर सबसे पहले हमारे घरों की रसोई पर पड़ता है, जो हमारी डेली लाइफ को सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है। इंडिया टुडे ने इसे बड़े ही सीधे शब्दों में कहा था, तेल का झटका पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, गैस की कमी सबसे पहले रसोई पर असर डालती है। ये बात इस संकट के दोहरे असर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसके अगले असर की, कि कैसे इस संकट ने बड़े बड़े उद्योगों की कमर ही तोड़कर रख दी। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, इसके असल नतीजे जमीन पर दिख रहे थे। यूरोप के इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सिलर मित्तल या फर्टिलाइजर बनाने वाली यारा, ये सब अपने वजूद के लिए जूझ रहे थे। एनर्जी की लागत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने प्रोडक्शन बंद करना शुरू कर दिया। और ये संकट सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही नहीं रुका। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन रुकने का मतलब सीधा था कि जल्द ही इसका असर हमारे खाने की थाली पर भी दिखने वाला था। मतलब 2026 के आखिर तक ये एनर्जी क्राइसिस एक बड़े फूड क्राइसिस में बदल सकता था। अब कहानी पहुंचती है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, और फोकस आता है सेंट्रल बैंकों के सामने खड़ी मुश्किलों पर। पॉलिसी बनाने वालों को जिस सबसे बड़े आर्थिक खतरे की चिंता सता रही थी, वो था स्टैगफ्लेशन। मतलब एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन जहां इकोनॉमी की ग्रोथ तो रुक जाए लेकिन महंगाई बढ़ती रहे। ये शब्द 1970 के दशक के तेल संकट की यादें ताज़ा कर देता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई ख्याली डर नहीं था। यूरोपियन सेंट्रल बैंक को फौरन अपने महंगाई के अनुमानों को बढ़ाना पड़ा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि संकट का आर्थिक असर कितना गहरा और तेजी से हो रहा था। तो सेंट्रल बैंकों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि बढ़ती महंगाई से कैसे लड़े, वो भी बिना मंदी लाए। क्योंकि अगर महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाईं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के रुकने का खतरा था। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने जैसा था। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस संकट के भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं। एक नजरिया तो ये है कि धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। अमेरिका के एनर्जी एक्सपर्ट्स का मानना था कि तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और कीमतें धीरे धीरे नीचे आ जाएंगी, जैसा कि ये अनुमान दिखा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों का खेल तो है नहीं। जियोपॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और यहाँ 3 अलग अलग सिनेरियो बन सकते थे। बेस्ट केस ये था कि संकट सुलझ जाए, लेकिन वर्स्ट केस में ये एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता था, जिससे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक भी जा सकती थीं। पर एक मिनट, ये संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ था।
असल में इसने तो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम में पहले से मौजूद एक बहुत बड़ी कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया। अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो एक ट्रेंड साफ दिखता है। नए तेल और गैस के स्रोतों में इन्वेस्टमेंट लगातार कम हो रहा था। 2015 के मुकाबले निवेश का लेवल काफी नीचे आ चुका था। और इस कम इन्वेस्टमेंट के पीछे की वजह थी बड़ी एनर्जी कंपनियों की बदलती हुई फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। मतलब उन्होंने नई रिसोर्सेज में पैसा लगाने के बजाय अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने पर ज्यादा ध्यान दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, ये संकट तो शायद टल जाएगा, लेकिन जब तक इन्वेस्टमेंट की ये बुनियादी समस्या हल नहीं होती, क्या दुनिया अगले एनर्जी शॉक के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है।